प्यारे प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे बेटा जो भी डीपी सिंह क्लासेस में ऑफलाइन इसमें टेस्ट हो रही हैं, गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज, जब भी टेस्ट होता है उस सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व कराए जाते हैं। तो आज जो सोल्यूशन होगा गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज बेटा 6th जो टेस्ट हुआ था अभी 27 अक्टूबर को, तो उसका सोल्यूशन है जिसमें कि फिजिक्स का सोल्यूशन, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है और बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन अभी अपलोड हो जाएंगे। और आज फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज अपलोड होगा, आज क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें कि जो सिलेबस था बेटा 6 नंबर टेस्ट में मैकेनिक्स में, फिजिक्स में मैकेनिक्स में फ्रिक्शन और कोलिजन टॉपिक का क्वेश्चन था। यानी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें वो फ्रिक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी जो स्टार्टिंग में इसमें क्वेश्चंस हैं वो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आगे टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, तो आगे जो मिलेंगे वो कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये भी खास बात है कि वीडियो बनाने में बेटा अच्छा खासा मेहनत लगता है, ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, फिर अलग से वीडियो बना कर अपलोड करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराओ, तो थोड़ा इच्छा रहता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों मित्रों को शेयर किया कीजिए, जिससे कि यूट्यूब चैनल भी ग्रोथ करे और सभी स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट और आईटी की, उनको इसका बेनिफिट भी मिले। ओके, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द टेबल इज 0.2। देखो रफ सरफेस है तो म्यू का वैल्यू दे दिया है और हॉरिजॉन्टल फोर्स 6 न्यूटन इज अप्लाइड। देखो यही मेन कहानी होता है कि कभी भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देखना पड़ता है कि आखिर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड कितना है, उस हिसाब से महसूस होगा, आप निकाल पाओगे कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बॉडी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा और जब मूव नहीं करेगा तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ कितना लगेगा इस पर, है ना। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये बेटा। रफ सरफेस है जिसका म्यू देखो दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 0.2 और अप्लाइड जो फोर्स है 6 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है। बॉडी का मास है 4 kg, मास है 4 kg, तो इस बॉडी का वेट mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन R बनेगा और इधर लगेगा बेटा फ्रिक्शन। तो पहले ये देखा जाता है कि बॉडी मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई मोशन करेगा तभी तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। पता चला रेस्ट में पड़ा है तो एक्सेलरेशन ही डेवलप नहीं होगा। और एक ऑप्शन इसमें 0 भी दिया है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है, तो अगर रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मूव करेगा तो चलो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके। क्लियर। तो क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले देखा जाता है कि बॉडी पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा फॉर्मूले से देखा जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी पे लग सकता है। ओके, और ये देखा जाता है म्यू इंटू आर से, है ना। म्यू का यहाँ पे म्यू एस यूज होगा, बट म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना दिया हो तो जो दिया हो उसी से फाइंड कर लो।
तो 0.2 आर के स्थान पर हो जाएगा बेटा mg, ये आ गया 0.2, मास का वैल्यू है 4, जी का वैल्यू है 10, ये आ गया कितने न्यूटन, 8 न्यूटन। देख रहे हो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, लग नहीं रहा है, बट 8 न्यूटन तक का फ्रिक्शन बॉडी को चलने नहीं देगा। और अप्लाइड फोर्स कितना है, 6 न्यूटन। तो आप देख रहे हो कि 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। ओके, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी उस सरफेस पर रेस्ट में पड़ा हुआ है। अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद भी जब रेस्ट में होगा तो निश्चित है बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया है, फर्स्ट ऑप्शन, इस पे 0 पर आपको टिक लगाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। देखो क्या कह रहा है बेटा, maximum acceleration of the truck so that the block of mass 5 kg placed inside the truck does not slip if the coefficient of friction mu is 0.3 और मास दिया है 5 kg। मतलब ये जो ट्रक है इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, पीछे रफ सरफेस है। ओके, तो इस बॉडी का जो वेट बनेगा वो 5g बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन r बनेगा, और ट्रक का क्या कर रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ट्रक का पूछ रहा है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जिससे कि ये स्लिप ना करे, स्लाइड ना करे। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का नाम ले लिया है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब ट्रक जो एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे में जस्ट स्लिप का केस होगा ब्लॉक का, और ऐसे में जब जस्ट स्लिप होगा तो उससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन ट्रक का हो गया तब तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। लेकिन चूंकि मैक्सिमम नाम ले लिया तो जस्ट स्लिप का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो क्यों स्लिप करेगा भाई, ये भी कहानी समझो। तो ये तो स्पष्ट पढ़े हो कि किसी मूविंग सिस्टम पे किसी ब्लॉक को रख दो तो इसमें बैक डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगने लगता है। F बराबर इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, है ना, ये मैक्सिमम। तो इससे स्लिप होने की टेंडेंसी पीछे होगी तो फ्रिक्शन आगे काम करेगा, है ना, सरफेस और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन आगे काम करेगा। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन इसको रोके हुए है। कुछ आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, चूंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो जस्ट स्लिप है, तो जस्ट स्लिप है तो इसमें जो सूडो फोर्स होगा मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये जस्ट फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। तो मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर बेटा म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा mg, मास से मास कट जाएगा। और देखा जाए तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा am यानी a मैक्सिमम, ये सीधे सीधे म्यू जी के बराबर हो जाएगा। और म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.3, जी का वैल्यू 10, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये ट्रक का बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ये जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना होगा तो इसमें अगर इतने एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रक अगर चल रहा है तो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ट्रक का बढ़ा दिया जाए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ट्रक के ऊपर ब्लॉक क्या करने लगेगा, स्लिप करने लगेगा। तो ये ध्यान देना चाहिए कि मूविंग सिस्टम पे जब किसी ब्लॉक को रख करके और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पूछता है तो अप्लाइड फोर्स यहाँ का सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स स्पष्ट से बताए गए हैं। सूडो फोर्स एक आभासी फोर्स होता है, अपरेंट फोर्स होता है। कहीं भी आप किसी मूविंग सिस्टम पे बैठ जाइए और वो एक्सेलरेट हो रहा हो सिस्टम, तो आप देखोगे पीछे की तरफ जलाएगा कोई फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज सूडो फोर्स। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में रफ सरफेस का ही क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या कह रहा है बेटा, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड, यानी म्यू पूछ रहे हैं, है ना, इस सरफेस का, बिटवीन द ब्लॉक एंड फिक्स इंक्लाइन प्लेन, यानी इन दोनों के बीच का कितना म्यू होना चाहिए ना, यही रफ सरफेस है। सो दैट द सिस्टम डज नॉट मूव। अच्छा, अगर ये स्मूथ होता ना तो ये ब्लॉक क्या होता, नीचे आने लगता, ये ऊपर जाने लगता। लेकिन चूंकि रफ है मतलब ये इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं, तो इसका जो वेट होगा ये देखो mg यानी 1g होगा।
यहाँ टेंशन T बनेगा, यहाँ का टेंशन T बनेगा, इसका जो वेट होगा बेटा mg नीचे लगेगा, जिसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये हो जाएगा 1g sin 30, यानी ये वैल्यू हो जाएगा बेटा sin 30 का वैल्यू 1/2, यानी ये हो जाएगा g/2, इधर लगेगा टेंशन। तो देखो ये g लग रहा है, देखो इधर का वेट लग रहा है g, इधर लग रहा है g/2, तो ये इसको नीचे खींचेगा, यानी इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, तो इसका फ्रिक्शन देखो इधर लगेगा नीचे, ये देखना पड़ेगा भाई फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो देखो ये वेट ज़्यादा है, g है, ये g/2 है, तो ये ब्लॉक इसको नीचे खींचेगा, यानी ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी इस ब्लॉक की, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। लेकिन स्पष्ट कर रहा है कि डज नॉट मूव, मूव नहीं कर रहा है। तो मूव नहीं कर रहा है, इससे क्लियर हो गया कि इस समय ये जो ब्लॉक है ये टेंशन बैलेंस कर रहा है g sin 30 यानी g/2 और प्लस फ्रिक्शन, इन दोनों को मिल करके देखो g/2 और फ्रिक्शन मिल करके टेंशन बैलेंस हो रहा है। इन दोनों का फोर्स बराबर कर दो, क्योंकि ये किस में पड़ा हुआ है, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है। और यहाँ से टेंशन का वैल्यू होगा g के बराबर, mg यानी g के बराबर यहाँ का टेंशन हो जाएगा। तो t का स्थान पे g रख दो क्योंकि रेस्ट में है, और ये हो जाएगा बेटा g/2 और प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो g/2 आ गया, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू g/2, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन पढ़े हो, mg cos थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, g से g कैंसिल आउट हो गया, म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, मास बेटा 1 kg है, sin 30 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो उस इंक्लाइन प्लेन का जो म्यू का वैल्यू आ गया, ये कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/√3। तो जो ब्लॉक सस्पेंडेड है वह ब्लॉक इसको मूव नहीं करने देगा, दोनों ब्लॉक किसमें पड़े रहेंगे, रेस्ट में। तो ये ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन सही है, 1/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। A block of mass 10 kg is kept over a rough surface and a force of 4t यानी टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगा है, देख लो 4t फोर्स लगा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम का वैल्यू देखो पूछ रहा है, जिससे कि स्टार्ट मूविंग, ब्लॉक मूव करना जस्ट स्टार्ट कर दे। तो बताओ इसका वेट तुरंत दिखा दो। क्यों वेट दिखाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाए। नॉर्मल रिएक्शन 10g होगा, इधर फोर्स लगा रहे हो तो इधर क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू 0.4 दे दिया है। ओके, अब ऐसे कंडीशन में आप ये देखो, ऐसे कंडीशन में कि कितना इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना इसको रोक पाएगा, उससे जब फोर्स आप लगाओगे अप्लाइड वो उस टाइम पर, तब जस्ट मूव का केस बनेगा। ओके, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन बनेगा वो बनेगा म्यू इंटू आर, आर का स्थान बेटा mg, म्यू का वैल्यू 0.4, मास दिया है 10, g का वैल्यू 10, ओके ये आ गया 4, यानी 40 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन इसको रोक सकता है। अब वो कह रहा है कि कितना मिनिमम टाइम, देखो मिनिमम टाइम का मतलब जस्ट मूव। तो अब तुम देखो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स 4t लग रहा है, तो हमको 40 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो 4 में अगर 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितने न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन। यानी अप्लाइड फोर्स देखो 10 सेकेंड पर 40 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, और वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अब उससे थोड़ा भी फोर्स बढ़ा तो बॉडी क्या हो जाएगा, चल देगा। चूंकि मिनिमम टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम को क्या कहेंगे, 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड पे जस्ट बॉडी चलने के कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर बेटा, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन, बॉडी का वेट जो mg दिया है
ये 50 न्यूटन दिया है, 50 न्यूटन, पुल्ड विद ए फोर्स 20√2 न्यूटन, यानी जो फोर्स का वैल्यू है ये बेटा 20√2 न्यूटन का फोर्स है। इफ द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना, कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये पूछ रहे हैं, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ रहे हैं। फ्रिक्शन भी फाइंड करना है और नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड करना है। नॉर्मल रिएक्शन को आर कह लो चाहे एन कह लो। तो देख रहे हो ये क्या है भाई, 45 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में इसको खींचा जा रहा है। 45 डिग्री पे क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कैसे देखेंगे ये चीज़ यहाँ पे समझिए। नॉर्मल रिएक्शन कैसे देखेंगे, एक तो बेटा mg हम दिखा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दिखा देंगे, इस f का इधर कंपोनेंट ले लेंगे cos में, तो हो जाएगा f cos 45 यानी f/√2, और साइन वाला कंपोनेंट इसका ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा f sin 45 यानी ये भी हो जाएगा f/√2। तो अब तुम देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शन प्लस f/√2 मिल के mg से बैलेंस हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा mg माइनस f/√2। तो यहाँ पे आप देखो कि नॉर्मल जो रिएक्शन होगा वो होगा बेटा mg माइनस f/√2। mg का वैल्यू 50 न्यूटन दिया है, f का वैल्यू 2√2 दिया है, फिर 20√2 दिया है, 20√2 है बेटा, है ना, 20√2/√2, ये आ गया 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 इजकल टू कितने न्यूटन, 30 न्यूटन। यानी नॉर्मल रिएक्शन है बेटा 30 न्यूटन का। ओके, अब आप देखिए कि बॉडी पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू आर, म्यू इंटू, और आर का वैल्यू आ गया 30, और म्यू का वैल्यू कितना दिए हैं म्यू का वैल्यू देखो क्वेश्चन में, अच्छा म्यू का वैल्यू नहीं दिया है तो बेटा क्लियर है, देख लो म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि स्टेशनरी है, ये ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी। तो जब स्टेशनरी होगा तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन कराने के लिए रिस्पांस मोशन कराने के लिए बेटा जो रिस्पांसिबल फोर्स होगा f/√2 के बराबर फ्रिक्शन होगा, इसलिए म्यू की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। ठीक है, यानी इसको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया है कि ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है। ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में। तो जो फ्रिक्शन होगा वो होगा अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स होगा f cos 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, f का वैल्यू है बेटा 20√2/√2, ये कट गया, बराबर 20 न्यूटन का फ्रिक्शन बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो फ्रिक्शन भी पूछ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ रहे हैं, तो ये आंसर है 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। तो कभी भी किसी ब्लॉक पर, बॉडी पर, हाइड्रोजन ऑफ सरफेस पर जब किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाता है तो ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करते समय बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए फोर्स ऑफ, अच्छा फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में ब्लॉक एशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, यानी फ्रिक्शन फोर्स को डायरेक्शन के फॉर्म में भी दिए हैं। तो क्लियर है कि भाई अब फोर्स इधर लग रहा है तो ये बॉडी इधर मूव करने की टेंडेंसी होगा, तो फ्रिक्शन माइनस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो -i ही आंसर आएगा, और -i के फॉर्म में सब वैल्यू ही दिया है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा इसको देख लो। तो इसका वेट बेटा आप दिखा दो mg यानी 1g, यहाँ दिखा दो बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ओके, और यहाँ पे भी फोर्स जो लग रहा है वो किस में लग रहा है, देखो F इज इक्वल टू I + 4j, यानी इसका जो x वाला कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसका, इस डायरेक्शन में, वो देखो वैल्यू यहाँ दिया है I,
आई यानी 1 न्यूटन, आई का मैग्नीट्यूड 1 है और जे का मैग्नीट्यूड देखो 4 है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट काम करेगा वो कितना काम करेगा, 4 न्यूटन काम करेगा। देखो आई प्लस 4j, इधर हो जाएगा आई यानी 1i और प्लस 4j, यानी इसको कंपोनेंट में आपने ब्रेक कर दिया, तो कंपोनेंट का ही फॉर्म में देखो दिया है आई और जे में। तो यहाँ से बेटा निकल गया देखो नॉर्मल रिएक्शन, r प्लस 4 इज इक्वल टू 1g, अब मास है 1 तो r प्लस 4 इन दोनों का सम इज इक्वल टू mg। ओके, तो r प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg माइनस 4, m का वैल्यू 1 दिया है, g माइनस 4, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया बेटा 10 माइनस 4, नॉर्मल रिएक्शन 6 न्यूटन आ गया। अब क्या करो, बॉडी पर आप मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो कितना लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फार्मूले से आता है, तो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया है, म्यू का वैल्यू 0.4 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ रख दीजिए 0.4। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया है 6, तो आ गया कितना 2.4 न्यूटन का फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, लग सकता है, ये ध्यान देना, इतने का फ्रिक्शन लग सकता है। और आप यहाँ देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है जो बॉडी को मूव कराएगा 1 न्यूटन है, और जितना फ्रिक्शन जो लग सकता है वो है 2.4 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में, और जब बॉडी रेस्ट में होगा तो बॉडी में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वह अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, यानी जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इस 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के देखो अपोजिट होगा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वह 1 और माइनस आई, यानी माइनस आई न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है देखो ए, जिसमें डायरेक्शन माइनस आई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो फ्रिक्शन देखो, कुछ स्टूडेंट फ्रिक्शन के टॉपिक से घबराते हैं क्योंकि उसमें वही स्टैटिक समझना पड़ता है, फीलिंग करनी पड़ती है, फील करना पड़ता है फ्रिक्शन को, तो दिखता है आंसर, है ना। फार्मूले से जो आप वैल्यू निकालते हो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग जो लग सकता है, और अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो बॉडी रेस्ट में पड़ा रहता है, और जब बॉडी रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन कराने वाला अप्लाइड फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसके बराबर होता है। ये तो क्लियर है कि भाई फ्रिक्शन इधर लगेगा, माइनस डायरेक्शन लगेगा, इसलिए माइनस सब में दिया है, ये ऑप्शन इसमें सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप अलोंग द रफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल 45 डिग्री दिया है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/2 दिया है, देन रिटार्डेशन पूछ रहा है, बहुत सही। 45 डिग्री एंगल है, म्यू का वैल्यू 1/2 है, रिटार्डेशन पूछ रहा है। ओके, ये इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल है बेटा 45 डिग्री। ओके, और इस पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है, तो बॉडी को जब प्रोजेक्ट करोगे तो रिटार्ड होगा, है ना, रिटार्ड होते हुए जाएगा, तो वही रिटार्डेशन पूछ रहे हैं। हम म्यू का वैल्यू दिए हैं 1/2, पूछ रहे हैं रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन जो कि हम कह रहे हैं इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। और देखो इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी अगर ऊपर इसे फेंक दो तो बॉडी रिटार्ड होते होते अंत में रुक जाएगा, और रिटार्डेशन का वैल्यू हमने रिवीजन कराते समय बताया था, टेस्ट के पहले हमने यूट्यूब पर रिवीजन भी कराया था, क्लास में बताया था, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, और इंक्लाइंड रफ सरफेस पर नीचे आने का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू जो होगा बेटा वो होगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट याद रखिए, और नीचे आएगा तब क्या होगा बेटा, यहाँ माइनस हो जाएगा। जी साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, म्यू का वैल्यू 1/2, जी कॉस
45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 g/2, cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो यहाँ से g/√2 कॉमन हो गया और 1 + 1/2 बच गया। तो यहाँ से आ गया 3/2, तो रिटार्डेशन आ गया 3g/2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। और नीचे आता तो यहाँ बेटा माइनस हो जाता, तो आंसर आ जाएगा 3g/2√2। देखते हैं कौन सा आंसर है, 3g/2√2, डी आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 डिग्री, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, जी का वैल्यू 9.8 रख रहा है, देन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो कितना अच्छा, मतलब तालमेल मिला के क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जाने का है और दूसरा क्वेश्चन नीचे आने का है, जिससे कि आपका तैयार हो कॉन्सेप्ट। जी का वैल्यू 9.8 रखना है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पर भी है, म्यू का वैल्यू यहाँ पर भी 1/2 है, 0.5 है। तो नीचे आने का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ये भी एंगल है बेटा 45 डिग्री, है ना। ये बॉडी इसमें नीचे आ रहा है, ए का वैल्यू बताना है, म्यू का वैल्यू 1/2 है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी का वैल्यू 9.8, साइन 45 वैल्यू 1/√2, म्यू का वैल्यू 0.5 यानी 1/2, जी का वैल्यू 9.8/√2। 9.8/√2 बेटा कॉमन ले लो, तो 1 - 1/2 आ गया, ये आ गया 1/2, 2 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा और 4.9/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। 4.9/√2। आओ आंसर देखते हैं क्या दिया है। ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें मिल गया। ओके, 4.9/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ यूनिट यहाँ दिया है। ठीक, पहला ऑप्शन है। इसका मतलब ये डायरेक्ट आपको चाहें तो याद रखिए, है ना, कि कोई बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आता है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है, और ऊपर अगर जाता है प्रोजेक्ट कर दो ऊपर की तरफ, रिटार्डेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन अभी रफ सरफेस का ही क्वेश्चन है। A block of mass m slide down a rough inclined plane surface in direction theta that reaches the bottom at speed v, rough पर। However, if it slide down the smooth inclined surface same length, तो उस पर जो टाइम लग, इस बॉटम पे स्पीड के वी है, स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि स्मूथ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। बहुत सही। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले कह रहा है कि जो सरफेस है ये रफ है, इंक्लिनेशन थीटा है, जिसका म्यू बताना है, और एक ब्लॉक इस पर स्लाइड कर रहा है u = 0 से, ये रफ है, इसका एक्सेलरेशन a1 काम करेगा। जब बॉडी यहाँ बॉटम पे आ रहा है तो इसका स्पीड v है। अब कह रहा है कि यही सरफेस अब रफ है, सॉरी स्मूथ है। अब ये रफ है, देखो म्यू का नाम लिया, और उतना ही एंगल के लिए जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है, स्मूथ सरफेस है ये, तो इस पर एक्सेलरेशन a2 बनेगा। u = 0 से इसको रिलीज कर दिया, और यहाँ पे जब बॉडी पहुँचा तो यहाँ का स्पीड इसके वाले स्पीड का k टाइम्स ज़्यादा है, तो कह रहा है इसका म्यू बताओ। तो देखो यहाँ का एक्सेलरेशन a1 होगा, यहाँ का एक्सेलरेशन a2 होगा। ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे सोचो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा, और यहाँ का जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, तो क्या करना है, यहाँ का स्पीड v का इक्वेशन बना लो, यहाँ का स्पीड kv का इक्वेशन बना लो। तो
तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ कहेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 0 प्लस 2a1 s के स्थान पे l, पहला इक्वेशन। इसका बनाएंगे तो बेटा के वी का स्क्वायर कह देंगे यानी के स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a2 l, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन बेटा रफ के लिए है, ये इक्वेशन स्मूथ के लिए, ये ध्यान देना है। अब क्या करो, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो तो आ जाएगा के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू 2a1l इजकल टू 2a2l, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल हो गया। तो यहाँ कहानी बना के स्क्वायर a1 इज इक्वल टू a2, के स्क्वायर a1 इज इक्वल टू a2। ओके, हाँ सही है, इसका वैल्यू रख दिया। लेकिन ये जो a1 है एसलेशन रफ सरफेस के लिए है, ये जो a2 है ये स्मूथ सरफेस के लिए है, ये स्मूथ है, लिख रहा है ऐसा क्वेश्चन में। तो a1 का वैल्यू रख दो, a2 का वैल्यू रख दो, एंगल थीटा रखो, तो ये आ गया बेटा के स्क्वायर a1 इज इक्वल टू a2, के स्क्वायर a1 रफ सरफेस का एसलेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, रफ सरफेस का एसलेशन। a2 ये स्मूथ सरफेस का एसलेशन है जो जी साइन थीटा होगा, जी कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू के स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको इधर लेते आओ तो के स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो म्यू के स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से बेटा साइन थीटा कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आ गया के स्क्वायर माइनस 1 म्यू के स्क्वायर कॉस थीटा। और बहुत सही म्यू का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो म्यू बराबर आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर और कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये आ जाएगा टैन थीटा। तो ये आंसर आ गया, देख लो, म्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर इंटू टैन थीटा। तो ऐसा आंसर देखते हैं, के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर इंटू टैन थीटा, ये बी ऑप्शन इसका सही है। देखो के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर इंटू टैन थीटा। ओके, ये आंसर है। देखो के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर इंटू टैन थीटा। तो वो जो हम बता रहे हैं बार बार बेटा कि जो एस्लेशन का फॉर्मूला है ना, रफ सरफेस पर ऊपर जाने का नीचे आने का, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो फ्रिक्शन टॉपिक के कई क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर दोगे, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये ब्लॉक प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पड़ा है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। अब देखो बेटा ये वर्टिकल रफ सरफेस का क्वेश्चन है, VRS वर्टिकल रफ सरफेस का क्वेश्चन है। इसमें इधर से ये अप्लाइड फोर्स है, देखो अप्लाइड फोर्स mg, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा। इधर से बनेगा देखो नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स यहाँ पर mg दिया है, देखो mg लिखा है, और इस ब्लॉक का वेट इधर mg लगेगा, इधर से mg/2 ऊपर लगा रहा है, नीचे आने की इसकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि mg ज़्यादा है mg/2 कम है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और ये अगेंस्ट द प्रेस अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, ये इक्विलिब्रियम में पड़ा है, इक्विलिब्रियम में पड़ा है मतलब रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो ऐसे कंडीशन में ये जो फ्रिक्शन होगा अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है बेटा mg, और अपवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन प्लस mg/2, नीचे से ऊपर लगा रहा है, फ्रिक्शन प्लस mg/2। तो यहां से आ गया mg
और ये इधर आकर के mg/2 ओके बराबर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ गया mg/2, फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg/2। अब यहाँ से आ गया बेटा म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यहाँ mg दिया है, चूँकि mg दिया है इसलिए mg हम लिख रहे हैं, और ये mg/2 हो गया, कट गया, म्यू का वैल्यू आ गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, ये आंसर होगा। वर्टिकल रफ सरफेस का क्वेश्चन है बेटा, आसान होता है वर्टिकल रफ सरफेस। 3 रफ सरफेस हैं पूरे फ्रिक्शन में, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेस, वर्टिकल रफ सरफेस, सब में नॉर्मल रिएक्शन सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, a block of mass 4 kg rest on inclined plane. The inclination of the plane is gradually increased if it is found that the when the inclination is 3/5 यानी sin थीटा का वैल्यू 3/5 है, the block just begin to slide down the plane। अच्छा देखो इतने एंगल पर just begin to slide down, यही तो कहानी है। इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी जब जस्ट नीचे आने का कंडीशन में हो तो वह रिपोज एंगल होता है। उस समय एंगल क्या होगा? रिपोज एंगल। रिपोज एंगल tan थीटा म्यू के बराबर होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, तो जस्ट स्लाइड है, इसका मतलब इस समय जो म्यू होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, जस्ट मूव। और tan थीटा का वैल्यू हम निकाल लो, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू 3/5 दिया है। तो आप टेक्नोमेट्री से ये एंगल थीटा है, तो sin थीटा का वैल्यू दिया है 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा √5² - 9 यानी √16 यानी ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से बेटा tan थीटा का वैल्यू अब दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो यही वैल्यू बेटा यहाँ आप रख दो। म्यू का वैल्यू रिपोज एंगल tan थीटा, थीटा इज रिपोज एंगल, एंगल ऑफ रिपोज, ये वैल्यू आया 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, ये इसका आंसर है। वो तो लिख रहा है ना इंक्लाइन प्लेन पे जस्ट बिगन टू स्लाइड है बेटा, जस्ट बिगन टू स्लाइड में रिपोज एंगल होता है। रिपोज एंगल थीटा लैम्डा के बराबर होगा, और tan लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के। तो म्यू बराबर tan लैम्डा बराबर tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ये देखो सरफेस स्मूथ है, 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक 7 न्यूटन का फ्रिक्शन है, और यहाँ का जो म्यू दिए हैं दोनों ब्लॉक के बीच, म्यू का वैल्यू है 0.5। ये स्मूथ सरफेस है, तो नीचले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। नीचले ब्लॉक के एक्सेलरेशन से चलेगा तो हम लोग को उद्देश्य होना चाहिए बेटा पर यहाँ फ्रिक्शन निकालना, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो वही फ्रिक्शन 2 ब्लॉक के बीच लगने वाला फ्रिक्शन ही नीचले ब्लॉक को चलाता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन का क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए नीचले ब्लॉक को चला देता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें कि दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कितना लग सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच, लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच, मैक्सिमम फ्रिक्शन वो होगा म्यू इंटू mg, म्यू का वैल्यू 0.5। और जब फ्रिक्शन यहाँ का देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखोगे, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन केवल 2 kg के कारण होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू 10, ये आ गया 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लग सकता है इन दोनों के बीच, और अप्लाइड फोर्स है केवल 7 न्यूटन। क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, एकदम से इंटरलॉक हो गया है, आपस में जुड़ गए हैं दोनों ब्लॉक। लेकिन यहाँ चूंकि स्मूथ है इसलिए ये 7 न्यूटन जब इसके ऊपर ये स्लाइड नहीं करेगा तो ये पूरे सिस्टम को एक साथ चला देगा, और जब पूरे सिस्टम को एक साथ चला देगा तो पूरे सिस्टम को 7 न्यूटन खींचेगा, और कितने मास को 5 + 2 यानी 7 को इंटू एसलेशन, तो एसलेशन आ जाएगा 7/7 कितना, ये पूरा सिस्टम एक साथ चल देगा कितने से 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। अरे समझ में, वो पूछ रहा है 5 kg का ब्लॉक, लेकिन दोनों चलेंगे एक साथ, क्योंकि जो 7 न्यूटन है दोनों के बीच लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी फ्रिक्शन चलने नहीं देगा ऊपर वाले ब्लॉक को।
तो स्मूथ सरफेस चूंकि पूरा सिस्टम रखा है तो पूरा सिस्टम ही चल देगा एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से, इसलिए आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन अप्लाइड फोर्स अब नीचे वाले ब्लॉक पे लगा है 24 न्यूटन का ऑन द लोअर ब्लॉक, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो देखो बेटा, मान लो आप इस पे फोर्स लगा दो, ये ना चले ही ना, लेकिन स्मूथ सरफेस पे चलेगा, मान लो चले ही ना तो इस पर फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होने के लिए इस पर फोर्स लगना जरूरी है। तो ये याद रखिएगा कि जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख करके नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाता है तो ऊपर वाले ब्लॉक पे अप्लाई फोर्स सूडो फोर्स होता है। यानी ये तो क्लियर है कि ये स्मूथ सरफेस पर रखा है, इसलिए पूरा सिस्टम ये एक किसी एक्सेलरेशन से पहले चलना प्रारंभ कर देगा। जब चलना प्रारंभ करेगा तब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तब जाके इस पर सूडो फोर्स लगेगा, तब फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालना है, तो पूरे सिस्टम को 24 न्यूटन खींच रहा है। अब मास हो जाएगा बेटा 5 और 3 मिलके 8 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया कितने का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम आगे चलेगा, और जब इतने एक्सेलरेशन से आगे चलेगा तो इस ब्लॉक में जो सूडो लगेगा, सूडो फोर्स F, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास हो जाएगा बेटा 3 और एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 बराबर कितने न्यूटन, 9 न्यूटन का सूडो फोर्स लगेगा। ओके, अच्छा, और दोनों ब्लॉक के बीच लगने वाला मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दोनों ब्लॉक के बीच, वो लगेगा म्यू का वैल्यू 0.6 इंटू mg का वैल्यू 3 इंटू 10, तो ये आ गया कितना 18 न्यूटन। देख रहे हो, मैक्सिमम 18 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, लग नहीं रहा 18 न्यूटन, ये दिया भी है, आंसर ये नहीं है, 18 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लग सकता है। लेकिन जब ये इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है तो सूडो लग रहा है 9 न्यूटन, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन क्रिएट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो 9 न्यूटन है। इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक किसमें पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, इसके ऊपर ये पूरा सिस्टम चलेगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा, और जब रेस्ट में है तो ये अप्लाइड फोर्स ही आंसर आ जाएगा, इसलिए आंसर 18 न्यूटन नहीं 9 न्यूटन होगा। पूरी कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन की है बेटा, पूरी कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन की। और कुछ बच्चे क्या किए होंगे, इस फार्मूले से लगा करके 18 न्यूटन पर टिक लगा दिए होंगे, जबकि क्या है 9 न्यूटन है। 18 न्यूटन तक का फ्रिक्शन इस पर लग सकता है, मतलब अगर ये एक्सेलरेशन और बढ़ाते जाए, ये फोर्स और बढ़ा दूं, तभी भी इसके ऊपर ये मूव नहीं करेगा, तब तक नहीं मूव करेगा जब तक कि 18 न्यूटन तक का फ्रिक्शन इस पर न लग जाए, सूडो न लग जाए। तो यही सोचना था क्वेश्चन में। और बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हो कि ये वुडन प्लैंक है, स्मूथ सरफेस रखा है, 90 kg का मैन है, 40 kg का मैन है, वुडन प्लैंक का लेंथ 12 मीटर है। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लें, 90 kg इधर आ जाए, 40 kg इधर आ जाए, तो ये पूरा सिस्टम कितना शिफ्ट कर जाएगा। तो ये वुडन प्लैंक की शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, शिफ्टिंग ऑफ वुडन प्लैंक। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि जब ये 90 kg का मैन इधर जाएगा, है ना, प्लैंक के ऊपर 12 मीटर, तो 40 kg का मैन भी अपोजिट 12 मीटर आएगा, लेकिन चूंकि इसका मास ज़्यादा है इसलिए जब ये आगे जाएगा तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है क्योंकि स्मूथ सरफेस है, इसलिए पूरा सिस्टम 90 kg के मोशन के अपोजिट चला आएगा। यही तो कहानी है, यही तो सीखना है, जिससे कि सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट अपने पोजीशन से ना हिले, तो ये x इधर चला आएगा। तो ऐसे में ये जो 90 kg का जो मैन चलेगा 12 चलेगा, और वुडन प्लैंक इसको x पीछे ले जाएगा तो 12 - x चलेगा। ये 20 kg का वुडन प्लैंक x इधर जाएगा, और 40 kg का जो मैन है वो 12 + x चलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है मास इंटू शिफ्टिंग, है ना, प्लस मास इंटू शिफ्टिंग इज इक्वल टू दूसरा बॉडी जो अपोजिट जा रहा है उसका मास इंटू शिफ्टिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये वुडन प्लैंक है ये 20 kg का है, और ये जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में कितना x। ये 40 kg का जो मैन है ये भी जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 12 + x चलेगा, 12 चला और प्लस वुडन प्लैंक इसको x आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो 90 kg का मैन है ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, कितना 12, और x पीछे चला गया पूरे सिस्टम के साथ, तो हो गया 12 - x। बस यही सोचना था। अब इसमें कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, 20 × x + 40 × 12 + x इज इक्वल टू 90
इंटू 12 माइनस एक्स। जो एक डायरेक्शन में चले उनका मास इंटू शिफ्टिंग का सम कर लो, बराबर जो अपोजिट जा रहा है उसका मास इंटू शिफ्टिंग। तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा बेटा 20 इंटू एक्स प्लस 40, 12 प्लस एक्स इजकल टू 90, 12 माइनस एक्स। ये सभी जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये आ गया बेटा 2x, 4 इंटू 12, 48 प्लस 4x इजकल टू 9 इंटू 12 माइनस 9x। 4x 2x मिलकर 6x, ये 9x इधर आया तो 9x प्लस हो गया। ये आ गया 108 माइनस 48, ये आ गया 15x, और यहाँ आ गया बेटा 60, तो x इजकल टू आ गया 60/15 इज इक्वल टू 4 मीटर की शिफ्टिंग होगी। ओके, और आंसर देखो क्या दिया है 4 मीटर। तो ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी मेथड से सॉल्व होते हैं, इस पे ध्यान दो। ये इस पे 3-4 मैन भी दिया हो तो बड़ा आसानी से इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, ट्रिकी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 है, ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। दो बॉडीज हैं, स्मूथ सरफेस में मोशन कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 0.6 kg, 0.4 kg। द वेलोसिटीज ऑफ 2 स्टील बॉल्स बिफोर इम्पैक्ट, टकराने के पहले ये स्पीड दिया है, मास दिया है। टकराने के बाद जो बी बॉल है वह 3 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है ना, ई का वैल्यू पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.6 kg, 4.4 kg, 2। और डायग्राम बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहिए जिससे कि इक्वेशन आसानी से बनता है। स्मूथ सरफेस है और ये मास है और ये मास है, दोनों का मोशन जस्ट अपोजिट है। ई का वैल्यू फाइंड करना है। टकराने के बाद इनको हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही दिखाना चाहिए, है ना। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है नहीं पता है, लेकिन यही तो तरीका है सॉल्व करने का। टकराने के बाद इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ आगे जाते हुए। ओके, अब आओ इनका मास लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं। यह है ए, बी, ए एंड बी। मास दिया हुआ है 0.6 kg, 0.4 kg, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यह है बेटा 0.6 kg, 0.4 kg, देखो 0.6 kg, 0.4 kg, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद इसका स्पीड v1, इसका स्पीड v2, लेकिन v2 का स्पीड दिया है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। देखो क्वेश्चन में लिखा है कोलिजन के बाद जो b है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास इंटू स्पीड, मास इंटू स्पीड। और ये अपोजिट आ रहा है तो माइनस कर दो, मास इंटू स्पीड इज इक्वल टू, इसका मास 0.6 है, इसका मास 0.4 है, तो हो जाएगा 0.6 v1 प्लस 0.4 इंटू इसका स्पीड 3 दिया है, तो यहाँ से v1 निकल आएगा, तो आ गया बेटा 2.4 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.6 v1 प्लस 1.2। ये माइनस हो गया और 1.6 आ गया, 1.2 इधर आकर के माइनस 1.2 हो गया, -6 v1 आ गया, इसको माइनस कर लो तो आ गया बेटा 0.4
इक्वल टू 0.6 V1, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू आ गया 0.4 अपान 0.6 इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गया 2.3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के लिए न्यूटन का फॉर्मूला लगाइए, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है ना, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। क्या है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला बेटा? V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस ई। देखो यहाँ से ई आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। V1 का वैल्यू आ गया 2/3, V2 का वैल्यू है 3। देखो V1 का वैल्यू 2/3 है, V2 का वैल्यू 3 है, U1 का वैल्यू 4 है, U2 का वैल्यू -2 है, उसके अपोजिट है, साइन के साथ वैल्यू रखना है, E फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हो गया 4 -2, अपोजिट आ रहा है, माइनस से साथ रखो, 2 - 9/3 इज इक्वल टू -E, और ये आ गया 6, तो ये आ गया बेटा -7/3 -E इंटू 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 7/18। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, इसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है 7/18 आएगा। ई का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है, तो 7/18 देखिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन दिया है। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन आप सही से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूले पे, तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा, कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन निकालेंगे। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का नाम ले ले, तुरंत न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूले पे आ जाइए। V1 माइनस V2 बराबर -E, ब्रैकेट में U1 माइनस U2 लगा दो, साइन के साथ वैल्यू रखो, अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, तो एक को प्लस मानो दूसरे को माइनस मानो, तो आंसर आ जाता है। टोटल 45 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें 15 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने बता दिया। थोड़ा टाइम लगता है पूरा बेटा सॉल्व कराने में, तो लगातार वीडियो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अगले वीडियो में इसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं एक तरह से एनालिसिस कर लीजिए, ज़रूर देखिए कौन सा आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से। थैंक यू बेटा, ओके, बाय बाय।